हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए जो हमारी सीरीज चली है उत्तराखंड के इतिहास की, जिसमें हम लोग डीपली क्लासेस कर रहे हैं। डीपली सेशंस में हम लोग उत्तराखंड के जितने भी इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो होगा पवार वंश होगा। इससे पहले मैंने पवार वंश की एक वीडियो दे दी है जिसमें हमने अजय पाल के बारे में पढ़ा था। अजय पाल के बाद जो अगला शासक बनता है अजय पाल का पुत्र, उसका नाम होता है सहजपाल। तो हम आज सहजपाल के बारे में बात करेंगे और आगे जितने भी शासक आएंगे उनके बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे। ठीक है। देखिए जो सहजपाल था, सहजपाल को अजय पाल का पुत्र बोला जाता है मानवोदय काव्य और रामायण प्रदीप के अनुसार है। ठीक है। इनको अजय पाल का पुत्र माना गया है। मानवोदय काव्य जो कवि भरत ने लिखी थी 1600 ईस्वी के आसपास, और जो दूसरी बुक है रामायण प्रदीप जो 1750 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। इन दोनों बुकों के अनुसार इसको अजय पाल का पुत्र माना जाता है। ठीक है। अब देखिए जो सहजपाल था ये समकालीन, इसके जो समकालीन चंद शासक थे वो थे रुद्रचंद और बालो कल्याण चंद। ठीक है। रुद्रचंद और बालो कल्याण चंद के समकालीन राजा था। उसके बाद हम लोग बात करें तो देवप्रयाग के क्षेत्रपाल जो मंदिर है, मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख है राजा सहजपाल का। ठीक है। यहाँ से हमको एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से? देवप्रयाग के क्षेत्रपाल जो मंदिर है यहाँ के एक द्वार पर एक शिलालेख है जो राजा सहजपाल का प्राप्त हुआ है 1548 ईस्वी का। ये क्या है? शिलालेख है। ठीक है। अब देखिए एक बार क्या होता है, अकबर का एक अन्वेषक दल गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए गढ़वाल पहुंचता है। ठीक है। अब आपको पता होगा, आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा, मुगल पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने अकबर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है। तो अकबर क्या करता था, अकबर के रसोई में जो भी खाना बनता था या फिर उसके रसोई में जो भी पानी यूज होता था वो कौन सा होता था? गंगा जल होता था। ठीक है। वो खुद गंगा जल का प्रयोग करता था किसी भी चीज़ में। तो अकबर को लगा कि यार ये गंगा का जो स्रोत है ये कहाँ से निकलता है, इसका पता लगाने के लिए उसने अपने सैनिकों को, अपने एक दल को कहाँ भेजा था? गढ़वाल भेजा था। ठीक है। तो उस टाइम पे कौन राजा हुआ करता था यहाँ का? सहजपाल राजा हुआ करता था। जब अकबर ने अपना अन्वेषक दल कहाँ भेजा था? गढ़वाल भेजा था। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में आपको इतना ही याद करना है कि इसको अजय पाल का पुत्र माना जाता है। और इसके जो समकालीन चंद राजा थे रुद्रचंद और बालो कल्याण चंद थे, और इसका जो समकालीन मुगल शासक था वो था अकबर। और इसी के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, अकबर ने अपना अन्वेषक दल गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए कहाँ भेजा था? गढ़वाल भेजा था। तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में याद करनी है। बाकी इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो होता है बलभद्र शाह। देखिए बलभद्र शाह के बारे में अब बात करें तो इसके और भी अन्य नाम हैं, जैसे बलराम शाह है, दुलाराम शाह बहादुर, इसके क्या है? अन्य नाम है। फिर देखिए इसने क्या किया था, सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। ऐसा माना जाता है शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? बलभद्र शाह था। अब देखिए इसके समय में क्या हुआ, गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। ठीक है। इससे पहले गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा नहीं थी। तो इसी के टाइम पीरियड पर क्या हुआ, गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई थी। और इसी के टाइम पीरियड पर एक मुख्य युद्ध होता है जिसको हम लोग जानते हैं ग्वालदम का युद्ध। ठीक है। या तो इसको बधानगढ़ का युद्ध बोलते हैं या ग्वालदम का युद्ध बोलते हैं, जो कब होता है? 1591 ईस्वी में। अब कहीं कहीं पर आप लोगों को 1581 देखने को मिलेगा। ठीक है। 1581 भी देखने को मिलता है, कहीं पर 1591 देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखिए 1581 किसके अनुसार है? वॉल्टन। ठीक है। जीसी वॉल्टन है जो वॉल्टन के अनुसार 1581 माना जाता है। और 1591 किसके अनुसार माना जाता है? शिव प्रसाद डबराल। ठीक है। शिव प्रसाद डबराल चारण के अनुसार इनको 1581 91 माना गया है, लेकिन वॉल्टन के अनुसार इसको 1581 माना गया है। जो क्या हुआ था? ग्वालदम का युद्ध हुआ था। अब देखिए जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में होता है? बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में होता है। ठीक है। रुद्रचंद कौन था? चंद शासक था। बलभद्र शाह कौन था? पवार शासक था। ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच में होता है तो बलभद्र शाह इस युद्ध में जीत जाता है। रुद्रचंद का जो सेनापति होता है पुरुषोत्तम पंत, वो इस युद्ध में क्या होता है? मारा जाता है। ठीक है। पुरुषोत्तम पंत क्या होता है? बधानगढ़ के युद्ध में या फिर ग्वालदम के युद्ध में मारा जाता है।
अब देखिए जो कवि देवराज हैं, कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना किससे करी है? भीम से करी है। ठीक है, भीम से इसकी तुलना करी है बलभद्र शाह की। किसने करी है? कवि देवराज ने करी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद करना है। अब देखिए ग्वालदम का युद्ध आपको याद करना है। ग्वालदम का युद्ध या बधानगढ़ का युद्ध इसको बोला जाता है। कहीं पर 1581 और 1591 देखने को मिलता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो ऑप्शन दिखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको टिक करना है। ठीक है, फिर जो अगला शासक बनता है 44वें नंबर का शासक, वो बनता है मानशाह। ठीक है, मानशाह बनता है। ये भी क्या होता है? अकबर का समकालीन होता है। बाद में जहांगीर शासक बनता है तो ये जहांगीर का समकालीन भी होता है, यानी अकबर और जहांगीर दोनों का समकालीन होता है मानशाह। ठीक है, इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1591 से लेकर 1611 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड चलता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। बस आपको खाली देखना होता है कि कब कब से कब तक रहा। ठीक है, क्योंकि ये टाइम पीरियड एक फिक्शनल होता है, क्योंकि इसके मतलब क्लियर हमको पता नहीं चलता है कि कब से कब तक था। ठीक है, इतने प्रमाण इसके नहीं मिलते हैं, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी देखिए जो मानसा से रिलेटेड फैक्ट हैं इनके बारे में देखें तो मानसा के समय ही जो लक्ष्मी चंद था उसने गढ़वाल पर कितने बार आक्रमण करा था? 7 बार आक्रमण करा था, जो मैं आपको चंद राजवंश पढ़ाते टाइम आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मानसा का टाइम पीरियड चल रहा था जब लक्ष्मी चंद ने बार बार 7 बार गढ़वाल पर क्या करा था? आक्रमण करा था। ठीक है, अब देखिए मानसा के दरबार में कवि भरत ने मानोदय काव्य की रचना करी थी। ठीक है, जो कवि भरत हुआ करते थे जिन्होंने मानोदय काव्य नामक एक रचना लिखी थी, तो इसी के दरबार में रह के उन्होंने मानोदय काव्य रचना की थी। ठीक है, और ये किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था। अब बात करें तो इन्होंने क्या करा था? श्रीनगर में मानपुर नामक नगर बसाया था। ठीक है, मानशाह ने क्या करा था? श्रीनगर में एक मानपुर नामक नगर बसाया था। और जो मानशाह का सेनापति था उसका नाम था नंदी। ठीक है, क्या था? नंदी नामक एक सेनापति हुआ करता, जिसने क्या करा था? चंपावत में चंदू की कैपिटल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, चंपावत क्या हुआ करता था? चंदू की कैपिटल हुआ करती थी, उस पर इसने कब्जा कर लिया था नंदी ने, जो मानशाह का क्या हुआ करता था? सेनापति हुआ करता था। देखिए कवि भरत की बात करें तो कवि भरत ने जहांगीर विनोद नामक एक रचना करी थी, जिसके लिए जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि इनको दी थी। ठीक है, जहांगीर ने क्या दी थी? इनको ज्योतिक राय की उपाधि दी थी, क्योंकि इन्होंने क्या करी थी? जहांगीर विनोद नामक एक रचना करी थी। किसने करी थी? कवि भरत ने करी थी। फिर देखिए मानशाह ने क्या करा था? देवलगढ़ के गौरजा मंदिर, यानी इसको गौरी मठ भी कहा जाता है, गौरजा मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया था। ठीक है, स्वर्ण कलश भेंट किया था। अब देखिए स्वर्ण कलश भेंट क्यों करता है? एक बार क्या होता है? मानशाह ने जो पश्चिम में तिब्बत वाला दावा प्रांत था उसको जीत लिया था। ठीक है, पश्चिम में जो तिब्बत का दावा प्रांत था उसको जीत लिया था। इसी को जीतने के बाद इसने क्या करा? देवलगढ़ के गौरजा मंदिर में इसने स्वर्ण कलश भेंट करा था। ठीक है, अब इसी के टाइम पीरियड पर एक व्यक्ति होता है जीतू बगड़वाल, जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी फेमस था उस टाइम पर। देखिए बगुड़ी गांव टिहरी का रहने वाला ये था जीतू बगड़वाल। ठीक है, इनके पिता का नाम था गरीबा राय और इनकी माता का नाम था सुमेरू। ठीक है, जीतू बगड़वाल को मानशाह ने भोट क्षेत्र का फौंदर नियुक्त करा था। ठीक है, क्या करा था? भोट क्षेत्र का फौंदर इसको नियुक्त करा था। अब देखिए मानशाह का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है श्याम शाह। ठीक है, तो अगला हम लोग जो शासक पढ़ेंगे श्याम शाह पढ़ेंगे, जो मानशाह का पुत्र होगा। ठीक है, श्याम शाह के बारे में बात करें तो श्याम शाह का टाइम पीरियड माना जाता है 1611 ईस्वी से लेकर 1630 ईस्वी तक। फिर देखिए श्याम शाह का समकालीन चंद शासक की बात करें तो लक्ष्मी चंद, दिलीप चंद, तिरमल चंद, विजय चंद, ये सारे क्या थे? श्याम शाह के समकालीन शासक थे। ठीक है, अब देखिए जो श्याम शाह है इसका उल्लेख किस में मिलता है हमको? गढ़ राजवंश, जहांगीरनामा, जेशवट पादरी नामक एक धर्म प्रचारक होते थे, तो इनसे हमको श्याम शाह के बारे में उल्लेख मिलता है। अब देखिए जैसे ही हमने चंद राजवंश में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी श्याम शाह के बारे में पढ़ेंगे। श्याम शाह क्या है? भोग विलासी राजा है। ठीक है, श्याम शाह क्या हुआ करता था? भोग विलासी राजा हुआ करता था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जहांगीरनामा। एक बार श्याम शाह क्या करता है? जहांगीर से मुलाकात करता है। इसकी हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? जहांगीरनामा से मिलती है कि इन्होंने किससे मुलाकात करी थी? जहांगीर से मुलाकात करी थी आगरा में। ठीक है, आगरा यूपी में इन्होंने जहांगीर से मुलाकात करी थी। जहांगीर इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, तो प्रसन्न होने के कारण ही इनको हाथी और घोड़े दान में देता है। ठीक है, जहांगीर क्या करता है? इनको प्रसन्न होने के पश्चात हाथी और घोड़े दान में देता है। ठीक है,
क्या होता है, तिरमल चंद ने श्याम शाह के समय गढ़वाल में शरण ली थी। अब देखिए जो तिरमल चंद था ये चंद से शासक होता है, ठीक है। चंद शासक था जिन्होंने क्या करी थी, तिरमल चंद ने क्या करी थी, श्याम शाह के समय गढ़वाल में शरण ली थी, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा। तिरमल चंद ने किस पवार शासक के समय गढ़वाल में शरण ली, तो वो था श्याम शाह, ठीक है। अब देखिए श्याम शाह के समय में एक जेसुइट पादरी आते हैं, जेसुइट पादरी जिनका नाम था अंतोनिया दे अंदांद्रे, ठीक है। क्या नाम था, अंतोनिया दे अंदांद्रे, जो श्रीनगर आया था, ठीक है। इसने श्रीनगर में क्या करा था, श्यामशाही बाग बनवाया था, ठीक है। क्या करा था, श्रीनगर में श्यामशाही बाग बनवाया था। अब देखिए वास्तु शिरोमणि नामक एक ग्रंथ है जिसकी रचना करी थी शंकर गुरु शंकरदेव ने, ठीक है। शंकर गुरु शंकरदेव ने करी थी, जो श्याम शाह के राजगुरु हुआ करते थे, ठीक है। फिर देखिए केशव राय मठ की बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी थी, महिपति शाह ने करी थी श्रीनगर में, ठीक है। केशव राय मठ की स्थापना किसने करी थी, महिपति शाह ने श्रीनगर में करी थी। कब करता है, 1625 ईस्वी में इसने करी थी केशव राय मठ की स्थापना, ठीक है। अब देखिए 1626 ईस्वी में इसने क्या करा, देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था, और 1631 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए इसके बाद जो श्याम शाह था, श्याम शाह के बाद महिपति शाह गद्दी पर बैठता है। महिपति शाह जो था ये श्याम शाह का क्या था, चाचा था, ठीक है। अब महिपति शाह गद्दी पर बैठ जाता है, इसको एक उपाधि मिली थी गर्वभंजक की, ठीक है। गर्वभंजक की इसको उपाधि मिली थी, और ये 46वें नंबर का शासक था। महिपति शाह को जो मुस्लिम इतिहासकार थे ये क्या कहते थे, अक्खड़ राजा कहते थे। अब देखिए एग्जाम में बनता है, गढ़वाल में कौन सा ऐसा शासक था जिसको अक्खड़ राजा की उपाधि मिली थी, तो अक्खड़ राजा बोला जाता था महिपति शाह को, ठीक है। अक्खड़ राजा इसको किसने बोला था, मुस्लिम इतिहासकारों ने बोला था। अब देखिए महिपति शाह ने भी क्या करा था, दावा प्रांत को जीता था, ठीक है। दावा प्रांत को इसने जीता था, और सबसे अधिक उम्र में बनने वाला गढ़ शासक था, ठीक है। सबसे अधिक उम्र में बनने वाला गढ़ शासक कौन था, महिपति शाह था। अब देखिए महिपति शाह का सेनापति जो था वो था रिखोला लोधी, ठीक है। सेनापति रिखोला लोधी था, इसने रिखोला लोधी की सहायता से क्या करा, तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करा था, ठीक है। रिखोला लोधी की सहायता से इसने क्या करी थी, तिब्बत पर 3 बार आक्रमण करा था। और देखिए जो इसने दावा प्रांत जीता महिपति शाह ने, उसके पश्चात इसने क्या करा, दावा प्रांत में बर्थवाल बंधु को वहाँ का राजकाज दे दिया था, ठीक है। जो बर्थवाल बंधु थे, बर्थवाल बंधु को इसने क्या कर दिया था, वहाँ का राजकाज दे दिया था, कहाँ में, दावा प्रांत में, ठीक है। अब देखिए महिपति शाह के जो सेनापति हुए वो बेसिकली माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी, बनवारी दास, ये तीनों इसके क्या हुए थे, सेनापति हुए थे। अब इनमें से एक जो सेनापति है बनवारी दास, ये कुमाऊं के युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। जब कुमाऊं का युद्ध होता है तो उस युद्ध में बनवारी दास मारा जाता है। अब ये जो बनवारी दास है ये मौला राम के वंशजों का पुत्र था, ठीक है। मौला राम के वंशजों का पुत्र होता है बनवारी दास। एक बार क्या होता है, महिपति शाह ने क्या कर दी थी, भूलवश नागा साधुओं की हत्या कर दी थी, जिसकी इसको आत्मग्लानि होती है। इसके लिए ये क्या करता है, ऋषिकेश यानी भरत मंदिर में तपस्या करता है, और कुमाऊं युद्ध में अपना बलिदान दे देता है, ठीक है। कुमाऊं युद्ध में बनवारी दास और महिपति शाह दोनों मारे जाते हैं, ठीक है। महिपति शाह राजा होता है, ये भी कुमाऊं युद्ध में मारा जाता है, और जो बनवारी दास इसका सेनापति होता है वो भी कुमाऊं युद्ध में मारा जाता है। अब ये मरता क्यों है, क्योंकि इसने क्या कर दी थी, जो भूलवश नागा साधु थे, नागा साधुओं की इसने हत्या कर दी थी, जिसकी इसको क्या हो जाती है, आत्मग्लानि हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसी के टाइम पीरियड पर एक रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। रोटी सूची प्रथा का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था किसके टाइम पीरियड पर, महिपति शाह के टाइम पीरियड पर। अब देखिए इनकी एक रानी हुआ करती थी, महारानी कर्णावती के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। ये कौन होती थी, ये महिपति शाह की पत्नी होती थी, जिन्होंने क्या करा था, करनपुर नगर बसाया था। क्या करा था इन्होंने, करनपुर नगर बसाया था, ठीक है। कहाँ बसाया था, देहरादून में बसाया था, ठीक है। देहरादून में इन्होंने क्या करा था, करनपुर नगर बसाया था। अब देखिए जो महारानी कर्णावती थी, महारानी कर्णावती को ताराबाई गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से जाना जाता था, ठीक है। महारानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता था, ताराबाई के नाम से, गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग रानी कर्णावती के बारे में बात करें तो 1640 ईस्वी में इनका एक हाट ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें चमोली के एक हटवाल ब्राह्मण को इन्होंने भूमि दान दी थी, जिसमें माधो सिंह भंडारी को साक्षी माना गया था, ठीक है। महारानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से
भी जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? नागकटी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? एग्जाम में बार बार बनता है, तो महारानी कर्णावती को जाना जाता है नागकटी रानी के नाम से। ठीक है, नागकटी रानी या नाग काटने वाली रानी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग माधो सिंह भंडारी की बात करें तो माधो सिंह भंडारी मलेथा टिहरी का रहने वाला था, जो पृथ्वीपति शाह के समय भी क्या रहा था? सेना नायक रहा था। अब पृथ्वीपति शाह कौन है? हो जाएगा हमारा महिपति शाह का पुत्र। ठीक है, महिपति शाह का पुत्र था पृथ्वीपति शाह, जो क्या था, जिसके टाइम पीरियड पर माधो सिंह भंडारी सेनापति रहा था। माधो सिंह भंडारी की बात करें तो इसके पिता का नाम कालू भंडारी था, इनकी पत्नी का नाम उदीना बोरानी था। ठीक है, अब देखिए एक बार क्या होता है, चीन तुमुल युद्ध होता है। कब होता है? 1640 ईस्वी में। ठीक है, 1640 ईस्वी में क्या होता है? चीन तुमुल युद्ध होता है। इसको छोटा चीन युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, छोटा चीन युद्ध भी बोला जाता है। इसी युद्ध में क्या होता है, जो माधो सिंह भंडारी थे ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ पर? सतलज नदी के तट पर। ठीक है, सतलज नदी के तट पर माधो सिंह भंडारी जी क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए माधो सिंह भंडारी से रिलेटेड एक फैक्ट है, ये क्या है, इन्होंने मलेथा की गुल का निर्माण किया था। मलेथा की गुल का निर्माण इन्होंने कैसे किया था? एक छेड़ाधार पहाड़ी थी, लगभग 225 फीट इन्होंने काटकर उसको क्या करा था, चकमा नदी या डागर नदी से इन्होंने पानी निकाला था। ठीक है, एक छेड़ाधार पहाड़ी को काटकर इन्होंने क्या करा था, 225 फीट, ठीक है 225 फीट छेड़ाधार पहाड़ी को काटकर इन्होंने चकमा नदी और डागर नदी हुआ करती थी, तो वहां से इन्होंने पानी निकाला था। ये हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पृथ्वीपति शाह की। तो पृथ्वीपति शाह किसका पुत्र था? महिपति शाह का पुत्र था। तो इसके पिता का नाम था महिपति शाह, इसकी माता का नाम था महारानी कर्णावती। ठीक है, 1640 ईस्वी में ये क्या होता है, गद्दी पर बैठता है, लेकिन उस टाइम पे ये अल्पवयस्क होता है, केवल 7 वर्ष का होता है जब ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो संरक्षिका हुआ करती थी, ये इसकी माता महारानी कर्णावती हुआ करती थी, क्योंकि 7 वर्ष का बालक तो राजकाज संभाल नहीं सकता, तो सारा जो राजकाज संभाला था इसकी माता रानी कर्णावती ने संभाला था। बाद में देखिए देहरादून में पृथ्वीपुर नामक नगर की स्थापना करता है पृथ्वीपति शाह, और इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी राजगढ़ी को। ठीक है, राजगढ़ी को इन्होंने क्या करी थी, दूसरी राजधानी बनाई थी। इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? श्रीनगर हुआ करती थी, लेकिन इसने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगढ़ी को बनाई थी। और राजगढ़ी में इसने क्या करा था, दिलीप शाह नामक एक व्यक्ति को शासक बना दिया था। ठीक है, दिलीप शाह नामक व्यक्ति को इसने क्या करा था, वहां पर शासक बना दिया था। अब पृथ्वीपति शाह के बारे में अन्य फैक्टों की बात करें तो 1655 ईस्वी में मुगल शहजादा जो शाहजहां था, इसने खलीतुल्लाह कासिम खां के नेतृत्व में गढ़ राज्य की सीमाओं को घेर लिया था। ठीक है, 1655 ईस्वी में क्या करा था, जो मुगल शहजादा शाहजहां था, इसने खलीतुल्लाह कासिम खां की सहायता से गढ़ राज्य पर इसकी सीमाओं को घेर लिया था। ठीक है, इसमें जो चंद सेनापति थे, बाज बहादुर चंद, सिरमौर का राजा था मेधांता प्रकाश, और मुगल सेना का साथ दिया था, तथा तीनों सेनाओं ने दून घाटी पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के खिलाफ 3 संयुक्त सेनाओं ने क्या करा था, आक्रमण करा था। एक तो था बाज बहादुर चंद, जो क्या था, चंद सेनापति चंद शासक था। दूसरा था सिरमौर का राजा मेधांता प्रकाश। तीसरा कौन था? मुगल सेना हुआ करती थी। इन तीनों ने संयुक्त सेना ने क्या करी, दून घाटी पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा जो सुलेमान सिकोह था, इसको शरण दी थी। अब एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है, जो मुगल शहजादा सुलेमान सिकोह था, ये जब गढ़वाल भागकर आता है तो किस व्यक्ति यानी किस राजा के राज्य में ये शरण लेता है, तो ये होता है कौन? पृथ्वीपति शाह। मतलब सुलेमान सिकोह को शरण देने वाला गढ़ शासक कौन था, तो ये था पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है। ये 17 व्यक्तियों के साथ गढ़वाल आता है, और 17 व्यक्तियों के साथ सुलेमान सिकोह को पृथ्वीपति शाह क्या करता है, शरण देता है। अब देखिए इसके टाइम पीरियड पर एक क्या होती है, हार्डकोट की संधि होती है। अब देखिए जो हार्डकोट की संधि होती है, ये किस किस के बीच में होती है? पृथ्वीपति शाह और मेधांता प्रकाश। अब देखिए जो मैंने अभी बोला, सिरमौर का राजा मेधांता प्रकाश, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, हार्डकोट की संधि हो जाती है। ठीक है, अब देखिए श्यामदास और हरदास 2 ऐसे व्यक्ति थे जो दिल्ली से चित्रकार आए हुए थे। ठीक है, दिल्ली से आए हुए चित्रकार थे जो पृथ्वीपति शाह के दरबार में आते हैं। ठीक है, श्यामदास और हरदास के 2 ऐसे
चित्रकार थे जो दिल्ली से कहाँ आते हैं, पृथ्वीपति शाह के दरबार में आते हैं। देखिए पृथ्वीपति शाह ने क्या करा था, मेदिनी शाह के पुत्र को देश निकाला दिया था। ठीक है, मेदिनी शाह यानी इसी का पुत्र था, पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह, इसको क्या किया था, देश निकाला दिया था। अब देखिए यहाँ पर स्टोरी बनती है, इसने देश निकाला क्यों दिया था, मतलब अपने राज्य से इसको क्यों भगा दिया था। क्योंकि जो सुलेमान सिकोह था, सुलेमान सिकोह ने क्या करी थी, पृथ्वीपति शाह के यहाँ शरण ली थी। लेकिन पृथ्वीपति शाह का जो बेटा होता है मेदिनी शाह, मेदिनी शाह क्या करता है, सुलेमान सिकोह को लेकर दिल्ली दरबार चले जाता है। तो इसी को राजद्रोह मानता है ये। ठीक है, जिसके पिता ने उसको शरण दी थी और उसके बेटे ने उसको क्या कर दिया, वापस वहीं पहुंचा दिया मरने के लिए। इसी कारण मेदिनी शाह को क्या कर देता है, देश निकाला दे देता है। और 1662 ईस्वी में जाकर दिल्ली में ही इसकी क्या हो जाती है, मेदिनी शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए जो मेदिनी शाह था, मेदिनी शाह ने क्या करा, सुलेमान सिकोह को औरंगजेब के पास वापस दिल्ली दरबार पहुंचाया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे पृथ्वी शाह के बारे में, पृथ्वीपति शाह के बारे में। आगे हम लोग पढ़ेंगे फतेह शाह के बारे में। अब देखिए फतेह शाह थोड़ा सा लंबा होगा, तो ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो इसके बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।